गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम फिफ्थ लेसन का जो लास्ट हमारी इस लेसन की वीडियो रहेगी। तो बच्चों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सेम वही इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि आप लोग जो है जूम क्लासेज रेगुलर अटेंड करें, सभी बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट रहें और जो भी आपको क्वेरिंग करनी है आप उसके बारे में डिस्कशन करें। और जो हमारी रिवीजन है वो भी हमारी अब जूम क्लासेस से चलेगी। साथ के साथ वहाँ पर आपकी अटेंडेंस भी जो है ना वो ली जाएगी और उसके माध्यम से ही आपके जो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो असेसमेंट दी जाएगी उसी बेस के ऊपर दी जाएगी कि कौन कौन से बच्चे जो है वो जूम क्लास अटेंड करते थे। तो ये थी बच्चों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सहकारी कृषि। तो बच्चों, यहाँ पर सहकारी कृषि का मतलब होता है कि वहाँ पर सरकार और किसान दोनों मिलकर जो है ना वो कृषि करते हैं, यानी कि उसमें सरकार भी उसको साथ देती है और किसान भी उसमें मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो किसान है वो एक समूह के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ क्या कहता है कि जब कृषकों का एक समूह अपने कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अनुसरण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद से उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि यह जो कृषि है उसमें क्या होता है कि इसमें किसान और जो सरकार है वो मिलकर काम करती है, जैसे कि मैंने आपको आपको पहले बताया था। और इसमें क्या होता है कि ये अपने आप जो एक समूह बनाते हैं, अपनी स्वेच्छा से समूह बनाते हैं और मिलजुल कर उसमें काम करते हैं। और जो सरकार है उनको कम दर के ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट रेट पर जो पैसे देती है। साथ के साथ जो भी उपकरण उनके होते हैं कृषि करने के लिए उसमें भी जो है उसको सहायता करती है। और साथ के साथ कृषि के जो उत्पादन होते हैं उनको उच्च दर पर और सही उचित मूल्य पर जो है उनको खरीदती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व आरंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा जहां वह व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य बना। अगर हम इस तरह के जो एग्जाम्पल देखें तो भारत के अंदर भी जो है इस तरह का एक एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र के अंदर जो भी चीनी उद्योग है वो सहकारी माध्यम से जो वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। उसमें किसान और जो सरकार है उन्होंने वो उद्योग लगा रखे हैं और किसान जो है उसके लिए जो खपत के लिए जो कच्चा माल के लिए जो ना वो गन्ना उत्पादन करते हैं। तो अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। और साथ के साथ अगर हम अलग देशों के अंदर बात करते हैं तो डेनमार्क जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो सेट किया जा सकता है। उसके बाद है सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि की आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का एक प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्त के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज का नाम दिया गया। तो बच्चों, ये जो ना 1918 के अंदर जो ना ऐसा वहाँ पर हुआ था सोवियत संघ के अंदर। और जो ये जो है ना सोवियत संघ के अंदर जो ना इस प्रकार की कृषि की जाती थी। और वोल्विया के अंदर जो ना ये इस प्रकार की जो है वो कृषि स्टार्ट की गई थी। तो वहाँ पर समाज के सभी लोग जो मिलकर काम करते हैं और उनकी जो भूमि होती है वो साझा भूमि होती है और उसके ऊपर सामूहिक रूप से कार्य किए जाते हैं। और उसके बाद जो है उसके काम के आधार पर जो है उनमें जो उत्पादन होता है या उसकी जो बचत होती है वो काम के आधार पर जो उनको बांट दिया जाता है। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन व श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। वे
अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। तो इस प्रकार जो है वो लोग कृषि करते थे। अब हम बात करते हैं प्राथमिक क्रियाओं के अंदर। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जो है खनन भी जो है वो एक तरह का कार्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खनन जो है वो क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की गई अवस्थाएं देखी जा सकती है, जैसे ताम्र युग यानी तांबे का युग, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज युग इरा इसको बोल सकते हैं, एवं लोहा युग यानी कि एट टाइम प्रेजेंट जो हमारा युग चल रहा है वो आयरन एज है या आयरन इरा इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो लोहा जो है ना सबसे बाद में जो ना, यानी कि इन तीनों युग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लोहा जो है वो सबसे बाद में जो है ना खोजा गया एक धातु है। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। यानी स्टार्टिंग के अंदर जब ये खनिज खोजे गए थे तो उनका उपयोग या तो औजार बनाते थे या बर्तन या हथियार बनाया जाता था, लेकिन अब जो है इसका उपयोग जो है एक वास्ट फील्ड के अंदर जो ना इसका उपयोग किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं खनन कार्य की प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले कारक है भौतिक कारक, जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। यानी कि खनन कहाँ पर होगा, जहाँ पर खनिज निक्षेप होंगे, जहाँ पर खनिज होंगे, खनिज जो हम कहेंगे कि जो हमारे मिनरल्स डिपॉजिट जहाँ होंगे वहीं से जो ना वो माइनिंग की जाएगी। और साथ के साथ ये भी देखा जाएगा कि माइनिंग करने से उसको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, ये भी चीज़ जो है वो डिसाइड की जाती है। और जहाँ जो मिनरल्स जो निकाले जाते हैं अगर वो बेस्ट क्वालिटी के हैं तो वहाँ माइनिंग करने का जो है बेनिफिट है। अदरवाइज अगर बेस्ट क्वालिटी की नहीं है, उनकी गुणवत्ता जितना बेटर नहीं है और उसका उपयोग कम है, तो वहाँ पर जो है वो माइनिंग नहीं की जाती। उसके बाद आर्थिक कारक, जिसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान, उसका उपयोग अवसंरचना के विकास के रूप में भी जो है ना यह किया जाता है। तो कहता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर भी जो ना इस पर इफेक्ट डालते हैं कि जो मिनरल्स है उनकी अ, हम कहेंगे डिमांड कितनी है। अगर डिमांड है तो माइनिंग करने का बेनिफिट है, अगर डिमांड नहीं है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद तकनीकी ज्ञान की, जो हम मिनरल्स को जो ना माइनिंग कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं खनन के द्वारा, अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी हमारे पास नॉलेज नहीं है कि उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, उसका यूज़ कैसे किया जाएगा, तो वो माइनिंग जो वहाँ पर नहीं की जाती। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आर्थिक कारक और उसके जो डिपॉजिट है उसके बेस के ऊपर जो ना हम उनको निकाल सकते हैं। उसके बाद है पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाले व्यय आदि। यानी कि जो हम माइनिंग करते हैं, अगर उत्पादन यानी कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर उसके ऊपर लागत हो रही है, ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उस माइनिंग वहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो ये भी चीज़ें जो है हमें इफेक्ट डालती है, यानी कि जो कैपिटल जो है वो भी इस पर इफेक्ट डालती है। अब हम बात करते हैं खनन की विधियाँ कि जो जो माइनिंग की जाती है वो किस टाइप से की जाती है, कौन कौन से जो मीडियम है जिनके माध्यम से जो ना हम माइनिंग करते हैं। उसकी टाइप्स ऑफ माइनिंग हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। अस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार हैं। एक है धरातलीय, दूसरा है भूमिगत खनन। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तो जो है ना हम कहेंगे कि जो डीप माइनिंग की जाती है और दूसरा जो है सरफेस माइनिंग की जाती है। तो जो सरफेस माइनिंग है वो धरातलीय होगी और जो भूमिगत है वो अंडरग्राउंड माइनिंग उसको बोल सकते हैं हम। धरातलीय खनन का विस्तृत विवर्त खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इसके ऊपर जो हम कह सकते हैं सरफेस के ऊपर जो है, यानी उसकी माइनिंग करना जो काफ़ी इजी है, हम डायरेक्टली जो उसको निकाल सकते हैं। बट साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये काफ़ी जो ना हम सुरक्षात्मक उसको बोल सकते हैं, काफ़ी सेफली जो है मीडियम से जो उसको हम माइनिंग कर सकते हैं। उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। तो जो सरफेस माइनिंग है वो जल्दी हो जाता है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं किया जाता और सेफली भी है ये। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में पाए जाते हैं तब भूमिगत एवं कुपिकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो अंडरग्राउंड जो हम माइनिंग कर सकते हैं उनको, या फिर हम ड्रिलिंग के द्वारा भी जो है उसकी माइनिंग कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है।
इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित है, जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली है। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्करण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। तो कहते हैं कि अंडरग्राउंड कर लेते हैं, उसमें क्या जैसे गुफा बना लेते हैं, केव्स बना लेते हैं, उसके अंदर से जो है वो माइनिंग करते रहते हैं अंदर डीपली जाकर। तो इस तरह की जो माइनिंग है थोड़ा सा कॉस्टली रहता है ये, और साथ के साथ थोड़ा सा डेंजरस कह सकते हैं हम, कि जो ये इस जो मेथड जो है वो एक तरह से जो है उसको हम किलर इंडस्ट्री भी जो है बोल सकते हैं, इस तरह की जो माइनिंग करते हैं हम। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले जो हमारे खनिज के सुरक्षित एवं प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट जो है वो बेधक माल ढोने की गाड़ियाँ तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो जब जाते हैं तो नीचे, क्योंकि जब हम गुफा बनाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो जो मज़दूर हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो ना वो क्या किया जाता है कि वहाँ पर लाइटनिंग भी की जाती है, लिफ्ट सिस्टम किया जाता है, और वायु संचार के लिए जो है ना वहाँ पर ऑक्सीजन भी पहुँचाई जाती है। तो इस तरह से जो है थोड़ा-सा कॉस्टली रहता है, और इसमें रिस्क भी जो है ज़्यादा रहता है। खनन का यात्री का जोखिम बड़ा है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएँ होने का भय रहता है। क्या आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? तो बच्चों इसके बारे में जो है ना बता देता हूँ मैं। तो ऐसे जो है ना बहुत बार हुआ है कि जब हम कोयले की जो माइनिंग करते हैं, कोयल माइनिंग करते हैं, तो वहाँ पर कई बार आग भी लग जाती है, या फिर वहाँ पर बाढ़ आने का डर रहता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी वजह से। तो ये प्रॉब्लम जो है उस पार्ट के अंदर होती रहती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ना इस तरह के जो काम होते हैं, या तो उसको हम किलर इंडस्ट्री भी जो है वो बोल सकते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है। जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के उच्च रहन-सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या कहता है कि जैसे कि यहाँ विकासशील देश है और एक हो गया हमारा विकसित देश। तो जो विकसित देश है वो क्या करते हैं कि जो अपने जो नेचुरल रिसोर्स है ना उनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि भी जो ना ये इनको हम मिसयूज़ नहीं करेंगे, इनको सेफ रखने हैं अपने पास। और जो दूसरे देशों के से जो ना वो क्या करते हैं कि वहाँ से उनको ले ले लेते हैं, और अपना जो है काम चला रहे हैं, और अपने जो संसाधन है वो उनको, जो खनिज है वो उनको जो है सेफली रख रहे हैं। तो ये भी एक दूसरा कारण हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ जो है अपना ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके जो कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो दिए गए हैं। साथ के साथ जो है ना इसके जो 30 शब्दों के अंदर जो उत्तर दीजिए, इनके भी जो है ना 3 नंबर के होते हैं ये। और उसके बाद जो है हमारे कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो बच्चों जो आप लोगों को काम दिया जा रहा है, जो पीडीएफ आती है, आप उनको जो है ना अपनी प्रॉपर नोटबुक के अंदर जो है ना वो राइट रखें, और उसी बेस पर जो हम अपनी रिवीजन करेंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।